ऐसे लाई आ भी सकते हैं, लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोचा इसमें थोड़ी देखिए उसमें प्रॉब्लम आती ही नहीं आती और उसमें थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आए। चलिए, चालन भाग हम कल पढ़ चुके थे और चालन भाग के बाद हम बात करेंगे आज विनिमय भाग की। ठीक है, विनिमय भाग की बात करेंगे और विनिमय भाग में हम देखेंगे कि कौन 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 से भाग वहां पर उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विनिमय भाग, हेडिंग डाल के नंबर 2 विनिमय भाग। विनिमय भाग, विनिमय भाग के बारे में बात करेंगे। बस इसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि जब ये मार्ग हमारा लास्ट तक कहां तक चला था, कूपिका तक। कहां तक चला था भाई, कूपिका तक। अब ये कूपिका हमारी ऐसे देखना, इस तरह से, इस तरह की हमारी कूपिका होती है ना। ये हमारी कूपिका होती है और इस कूपिका में ये झिल्लियां होती हैं यहाँ पर इस तरीके से, है ना। इसके चारों तरफ क्या, यहाँ से क्या निकलती है, रक्त वाहिका निकलती है। इसे ध्यान देना इधर से, यहाँ से रक्त केशिका, इसको केशिका बोला जाता है। रक्त केशिका यहाँ से निकलती है और इन केशिकाओं का संबंध कैसे होता है, एक साइड पे तो ये याद रखना, एक साइड पे तो ये शिरा से जाके जुड़ती है और एक साइड पे जाती है किससे, ये धमनी से, है ना। ऐसा सिस्टम होता है। विनिमय भाग की बात कर रहा हूं अब, है ना। तो यहाँ पे तो इसका संबंध धमनी से होता है और धमनी भी कौन सी, धमनी का, और यहाँ होता है शिरिका, ऐसे। फिर इसके बाद क्या बनेगा, बड़ी धमनी बनेगी जैसे महाधमनी। फिर इसके बाद शिरा बनेगी, जैसे क्या बनेगी, आगे कहा जाएगी ये महाशिरा में, और आगे ये कहा जाएगी महाधमनी। मेरी बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो कि ऐसी 60 करोड़ कूपिकाएं होती है। कितनी होती है, लगभग 60 करोड़ कूपिकाएं होती है। उन 60 करोड़ कूपिकाओं का संबंध किससे होता है, यहाँ इस प्रकार से ये इसके साथ में रक्त केशिकाएं निकलती है। अब बेटा यहाँ क्या होता है कि हमारे फेफड़ों का फाइनल पॉइंट यही है, ये गैस को लेके आता है कूपिका के अंदर। कूपिका के अंदर यहाँ लाके इसने गैसों को छोड़ दिया। सोचो, इसने ऑक्सीजन ले ली, छोड़ दी, और यहाँ पे क्या छोड़ दी इसने, यहाँ पे छोड़ दी इसने CO2 ऐसे। तो यहाँ से ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जाएगा और यहाँ से CO2 को क्या किया जाएगा वापस, जैसे याद ना, ऑक्सीजन को अंदर लिया गया और CO2 को यहाँ से बाहर भेजा गया। ये प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनिमय भाग। तो विनिमय भाग में हमारी धमनी आती है, हमारी शिरा आती है। देखो सबसे बड़ा रूप होता है धमनी, है ना। सबसे बड़ा रूप कौन सा होता है, धमनी होता है। उसके बाद कौन सा होता है, शिरा, है ना। उसके बाद फिर अपन उनका छोटा रूप कर लेंगे, धमनी से बन जाएगा धमनी का, शिरा से बन जाएगा शिरिका। इनके अलावा भी इधर से शिरा की और पतली पतली शाखाएं निकलती है। ऐसे देखना, ये हमारी शिरा हो गई, शिरा से शाखाएं निकली पतली पतली, ऐसे 3-4 निकली, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शिरा, इसको कहेंगे हम क्या, शिरिका। इससे भी और पतली पतली शाखाएं निकलेगी और उनको बोलेंगे केशिका। अब ये केशिका यहाँ आ गई, ये केशिका इस कूपिका के चारों तरफ लिपट गई और यहां से क्या किया, ये जगह है, इसको बोलते हैं बेटा शोषण सतह। क्या बोलते हैं, शोषण सतह। अर्थात शिरिका यानी केशिका और कूपिका, केशिका और कूपिका के बीच का जो भाग है, जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, वो जगह कहलाती है श्वसन सतह। और ये किनके बीच में होता है, कूपिका होती है ना, तो ये लास्ट में क्या है, कूपिका की झिल्ली। ये तो है कूपिका की, कूपिका झिल्ली, और ये है केशिका की आंतरिक झिल्ली। इसको बोल दो आप केशिका की आंतरिक झिल्ली। बात को आप अच्छे से समझोगे बेटा, समझ में आ जाएगा। आंतरिक झिल्ली, केशिका की आंतरिक झिल्ली। ऐसे ही हमारे पास झिल्लियां मौजूद है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। इसी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, विनिमय मार्ग या विनिमय भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनिमय मार्ग या विनिमय भाग बोला जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखिए अब आप लोग, इसमें क्या क्या आता है, ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है लिखना। इसमें विनिमय भाग में लिखना, इसे आदान प्रदान इकाई भी कहते हैं। इसे आदान प्रदान इकाई भी कहते हैं। इसे आदान प्रदान इकाई भी कहते हैं।
ठीक है, क्या कहेंगे इसको? आदान प्रदान इकाई। बेटा ये एनसीईआरटी बुक में भी से आपको कुछ देने रखा, बस नॉर्मल सी बातें बता रखी है, ये आपको आगे जाकर वहीं पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा तकरीबन को बल हल्का सा मान लीजिए 10 पीरियड ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो बस इतना सही, ज्यादा कुछ भी नहीं है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ज्यादा ज्यादा एक क्लास में 10 मिनट एक्स्ट्रा और क्या, इतना सा चलेगा। तो विनिमय भाग में क्या लिखेंगे? विनिमय भाग में लिखना आप लोग इसे आदान प्रदान इकाई, इसे आदान प्रदान इकाई या इसे आदान प्रदान इकाई या एक्सचेंज एक्सचेंज यूनिट भी कहते हैं। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, इसे आदान प्रदान इकाई या एक्सचेंज यूनिट भी कहते हैं, एक्सचेंज यूनिट भी कहते हैं। अब किसका एक्सचेंज करेगा? बाहर से क्या लाया था? बाहर से लाया था ऑक्सीजन, और इधर से क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन। कुछ लाएगा तो कुछ ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रोड पे गाड़ियां निकलती है, तो ऐसा थोड़ी है कि सवारी को उधर ले जाके गाड़ी उधर ही ले जाएगी, ऐसा नहीं, गाड़ी उधर से भी सवारी लाएगी, है ना, ऐसा समझिए। तो यहाँ ये इधर से आएगी कूपिका के अंदर, तो ये ऑक्सीजन लेके आएगी, इधर से जाएगी हमारे उत्कों में से, यहाँ पे CO2 निकलेगी, ऑक्सीजन का विखंडन करेगी, यानी ऑक्सीजन का काम है जलाना। जब जलने के बाद यहाँ जलेगा अंगों में कोई भी पदार्थ, ये हमारी कोशिकाएं मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ जलेगा पदार्थ ऑक्सीजन की मदद से। तो आपको पता तो है सही, जब आग लगती है बेटा तो धुआं निकलता ही है, तो वो धुआं किसका निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है। उसको यहाँ से ले जाया जाएगा और बाहर निकाला जाएगा, उसको यहाँ से ले जाया जाएगा और बाहर निकाला जाएगा। तो इसमें इसे आदान प्रदान इकाई या एक्सचेंज यूनिट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, इसका कार्य, इसका कार्य, इसका कार्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन, इसका कार्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कोशिकाओं से बनी हुई, इसका कार्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कोशिकाओं में बनी हुई, इसका कार्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कोशिकाओं में बनी हुई CO2, कोशिकाओं में बनी हुई CO2 का आदान प्रदान करना है, CO2 का आदान प्रदान करना है। कौन सा भाग है ये? इसका भाग है, इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? तो लिखना इसमें, लिखना इसमें कूपिका, इसमें कूपिका की बाहरी झिल्ली तथा रक्त केशिकाओं की आंतरिक झिल्ली आती है, आंतरिक झिल्ली आती है, आंतरिक झिल्ली आती है, रक्त केशिकाओं की आंतरिक झिल्ली आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, कूपिका की बाहरी झिल्ली तथा रक्त केशिकाओं की कौन सी झिल्ली आती है? आंतरिक झिल्ली आती है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से ये है, और इसको वैसे श्वसन सतह भी कहते हैं, कहने में तो एक्सचेंज इकाई होती है, विनिमय भाग होता है। एक लाइन और लिख लो, इसे श्वसन सतह भी कहते हैं, इसे श्वसन सतह भी कहते हैं, इसे श्वसन सतह भी कहते हैं, इसे श्वसन सतह भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने जाना कि ये हमारा क्या है, श्वसन तंत्र होता है। और बेटा इसको इसी तरह से याद करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है ना। और आपको इससे थोड़ा और डिटेल से देखना है, थोड़ा ज्यादा दे रखा है 12th बायोलॉजी में, तो आप कक्षा 12 के वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, देखना उनको, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इनमें, कूपिका के बारे में अंदर और ज्यादा जानकारी मिलेगी आपको, पर अभी तो आपके लिए इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास क्या, श्वसन मार्ग। दो प्रकार के मार्ग हमने देखे हैं, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार फिर मार्ग का स्मरण करा देता हूँ आप लोगों को। सबसे बाहर क्या होता है? नासा द्वार।
नासा द्वार के बाद नासाग्रस्त गुहा, नासा गुहा के बाद नासाग्रसनी, नासाग्रसनी के बाद कंठ आ जाता है, कंठ को मानी थी कि कोई दिक्कत नहीं है। श्वास नली, श्वास नली के बाद दो भाग बट गए, श्वसनी, श्वसनी से क्या बनी, श्वसनिका बनी, श्वसनिका से क्या बनी, दो श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका या अंतर श्वसनिका, फिर उससे क्या बनी, श्वसन श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका कहाँ गई, वायु कुपिका वाहिनी, वायु कुपिका वाहिनी किससे जुड़ रही है, कुपिका से जुड़ रही है, कुपिका में से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, ये प्रोसेस वहां पर संपन्न हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन के चरण। तो एक क्वेश्चन लिखना आप, और क्वेश्चन की फॉर्म में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और यही हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा आपने बनावट केवल, उसमें थोड़ी सी बातें लिखी थी, लेकिन अब आप इसको डिटेल से अब पढ़ोगे, ये सब लगभग थोड़ा बहुत 10th में आपने पढ़ लिया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। चलो क्वेश्चन लिखना आप लोग, श्वसन के प्रमुख चरण, श्वसन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, श्वसन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, श्वसन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, श्वसन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से चरण है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, श्वसन के जो चरण है, पहला चरण लिखिए नंबर 1, कि समझेंगे अभी, देखो पहले लिख के इनको कंप्लीट कर लीजिए आप। पहला चरण क्या है, पहला चरण यही है कि हम क्या करेंगे, श्वसन में क्या करते हैं, बाहर की वायु को अंदर खींच, पहला काम बाहर की वायु को अंदर खींचना और अंदर की वायु को बाहर निकालना। मीन्स बाहर की वायु जो है उसको हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि वायुमंडल में तो बहुत सारी वायु होती है बेटा, ऐसा जरूरी थोड़ा कि हम ऐसे कौन से प्राणी जो यहाँ नासा गोवा में छान लेंगे बाहर की तरफ। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, आप सब जानते हो। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए ऑक्सीजन हमारे अंदर एक यौगिक या वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वही उसकी बंधुता क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन को लेके आता है, उसी से हमारा शरीर चलता है, और हमारे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। नाइट्रोजन क्यों नहीं आती, नाइट्रोजन की बंधुता नहीं है। इसके अलावा एक गैस जरूर आ जाती है जिसकी बंधुता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बन जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना देती है, जिससे क्या होता है, हमारी रक्त, हमारी कोशिकाएं शोषण नहीं कर पाती और वो मर जाती है, कोशिकाएं मरती है, अपन नहीं मरती। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, गैसों का लाना और गैसों को बाहर निकालना, यह पहला चरण। दूसरा चरण क्या है, हमारे पास कूपिकाओं के पास पहुंच गई गैसें, अब वहां पे उनका क्या करना, विसरण करना, ऑक्सीजन और CO2 का विसरण करना है। उसके अलावा रुधिर के द्वारा, अब रुधिर जो गैस ले जाए हम ऑक्सीजन को, क्या वो फेफड़ों में रह जाएगी, अब ब्लड, इसके बाद काम होगा हमारे हार्ट का, उसके द्वारा गैसों का क्या करना, ब्लड में मिला करके परिवहन करना, प्रत्येक अंग अंग की एक एक कोशिका तक पहुंचाना। याद रखना, ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं हमारे शरीर का कि इस हाथ को तो ऑक्सीजन मिली नहीं, और जिस दिन इस हाथ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, लकवा हो जाएगा। आपको खुद को पता लग जाएगा कि हमें किस जगह पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अब उपापचय क्रिया के दौरान फिर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग करके हम वापस CO2 को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो श्वसन के चरण है ये, इन चरणों को लिखिए। पहला चरण लिखना, श्वसन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से, पहला चरण, श्वसन के माध्यम से वायु को, श्वसन के माध्यम से वायु को अंदर खींचना, श्वसन के माध्यम से वायु को अंदर खींचना तथा CO2 से भरपूर वायु को, तथा CO2 से भरपूर वायु को बाहर करना, तथा CO2 से भरपूर वायु को बाहर करना। ठीक है, तथा CO2 से भरपूर वायु को बाहर करना। ठीक है, यह पहला चरण है, यही हम करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हमने गैस ली और हमने गैस वापस निकाली, पहला चरण। अब दूसरा स्टेप आता है नंबर 2, उसमें क्या होता है लिखना,
कूपिका के आर पार, कूपिका ये कूपिका बना रहा हूं मैं, कूपिका के आर पार, इधर इधर कूपिका के आर पार गैसों का विसरण, कूपिका के आर पार गैसों का विसरण। अब बेटा ये भी एक टॉपिक है आपके, अगला अभी पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे होता है, इसके अभी आप ध्यान मत देना कि ये कैसे हो रहा है। इसको भी बताऊंगा मैं कि ऑक्सीजन ही क्यों अंदर आती है और CO2 ही क्यों बाहर निकलती है। ये हमारे हाथ का खेल नहीं है, ये सिर्फ वायुमंडलीय दाब का खेल है। आपको पता है गैसें क्या करती है, आपको पता है गैसों का कौन सा समीकरण पढ़ा हुआ आपने, PV बराबर nRT, ऐसा पढ़ा होगा, PV बराबर nRT, कुछ ऐसी समीकरण होती है ना, PV बराबर nRT, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, है ना। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, क्या है ये समीकरण और इसमें कहाँ पे ये काम आती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे काम, अभी उससे भी बात करेंगे। पहले लिखते हैं टॉपिक को। तो कूपिका के आर पार गैसों का क्या करना, विसरण करना। तो कूपिका के आर पार गैसों का विसरण आपने लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखिए, रुधिर द्वारा गैसों का, अब तीसरा काम क्या है, ब्लड का, रुधिर द्वारा गैसों का, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन करना, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन करना, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन करना, ये हो जाएगा। उसके बाद रुधिर से कहा जाएगी, तीसरा कौन सा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट, रुधिर और ऊतकों के मध्य, अब ब्लड लेके चला गया, रुधिर और ऊतकों के मध्य, रुधिर और ऊतकों के मध्य O2 व CO2 का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, आदान प्रदान, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे, रुधिर और ऊतकों के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान। फिर उसके बाद अगला चरण क्या है, अगला स्टेप ये कहता है कि जो आप शोषण कर रहे हो तो वहां पे उपापचय क्रिया होगी। तो उपापचय क्रिया होती है यानी बहुत सारी क्रिया, शोषण, उत्सर्जन, पाचन। उपापचय क्रिया के दौरान, उपापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न CO2, उपापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न CO2 ठीक है ना, उपापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न CO2, ठीक है, ये हमारा चरण हो जाएगा। तो उपापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न CO2, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, तथा ऑक्सीजन का उपयोग, ये भी लिख लो, उल्टा हो गया कोई बात नहीं, तथा ऑक्सीजन का उपयोग, O2 का उपयोग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, इसको स्टेप को आप उल्टा पुल्टा कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, याद रखना, यहाँ पे नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना एक पॉइंट, ये पहले भी लिखा चुका हूं वैसे, हमारे ऊतकों, हमारे ऊतकों के द्वारा, हमारे ऊतकों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग तथा CO2 का उत्पादन कोशिकीय शोषण कहलाता है। ये लास्ट में होगा भाई, कोशिकीय शोषण कहलाता है। कहलाता है, ठीक है ना, CO2 का उत्पादन कोशिकीय शोषण कहलाता है। ये परिभाषा है हमारी, ठीक ना। इस परिभाषा को याद रखना, पहले भी लिखा चुका हूं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी समीकरण की, आदर्श गैस समीकरण के ऊपर बात हमने लिखी थी, PV बराबर nRT। समझना इस चीज को, मैं यहाँ सबको हटा देता हूँ, केवल मैं अभी समीकरण को केवल यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से देखता हूँ कि हमारी समीकरण है P,
यहाँ पे ये एम क्या है, गैस के अणु है, क्या ये गैस के अणु, और ये है दाब। तो यहाँ पे हम एक समीकरण पढ़ते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, याद रखना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये पहला रूल है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होते हैं। अब उच्च दाब और निम्न दाब की ओर प्रवाहित होते हैं, किसी जगह उच्च दाब है, उच्च दाब मतलब ज्यादा प्रेशर, आपके गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अगर वो जरा सी भी लीक हो जाए तो तुरंत स्पीड से निकलती है। आपने गुब्बारे में हवा भरी होगी, गुब्बारे में हवा भर दिया आपने फूंक दे के, बेटा वो एकदम से कैसे निकलती, क्यों, कारण क्या है, बाहर का वायु दाब कम है, अंदर का वायु दाब आपने प्रेशर दे करके उसको भरा है, इसलिए वो स्पीड से निकलेगी। बात को समझना, मैं फेफड़ों में ले जाऊंगा इस कंसेप्ट को, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको एक क्रियाविधि समझ में आ जाएगी आगे, है ना। तो पीवी बराबर एनआरटी को मैं अगर इस तरह से लिखूं कि पीवी है बराबर में, या केवल एक लिख देता हूं, है ना, तो मैं इस P को ऐसे लिख सकता हूँ, P या से ऐसे भी कर सकता हूँ, P इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये समझना आप लोग, मैंने एक कंसेप्ट लिखा है, ध्यान से समझना कि ये है दाब। चलो मैं ऐसे लिख दूं, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, दाब क्या है, आयतन के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक जगह लिखता हूँ मैं दाब और एक जगह लिखता हूँ मैं आयतन, क्या लिखता हूँ मैं, आयतन। अब इसका उल्टा कंसेप्ट क्या है कि जब दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब दाब बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा। दूसरी बार फिर लिखता हूं, जब दाब घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, है ना, जब दाब घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। अब फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में क्या होता है कि जैसे बाहर की वायुमंडलीय दाब है, हमारे फेफड़ों में क्या हो जाता है, दाब क्या होता है, कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, ध्यान देना, जैसे फेफड़ों के अंदर क्या कम हो गया, दाब कम हो गया, अर्थात हमारे फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया। चलो ये लिख दिया मैंने, दाब कम हो गया, जैसे हवा का प्रेशर अंदर कम होगा, बाहर से वायु आएगी और उसको बराबर कर देगी, अर्थात फेफड़ों का क्या बढ़ेगा बेटा, फिर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो अंदर क्या आएगी, गैस आएगी बाहर से गैसें अंदर आएगी। इसके विपरीत क्या होगा, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ गया तो बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, अभी मैं सांस ले रहा हूं यहाँ पे, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, तो अंदर से वायु, यार सॉरी, अंदर से वायु बाहर जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ गया ना, तो उल्टा सिस्टम चला नहीं चल रहा, बताओ, हमारे यहाँ पर सिस्टम ये चल रहा है कि जब दाब कम होगा, जब हमारे फेफड़ों के अंदर वायु का क्या होगा, दाब कम होगा, अर्थात मान लीजिए बाहर के वायुमंडलीय दाब का है 200 एटीएम, हमारे अंदर रह गया 150 एटीएम, तो बोलो हवा कहां से कहां आएगी, बाहर से हमारे अंदर आएगी, ये चीज है यहाँ। और हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया, तो अब इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, हमने ऑक्सीजन का क्या कर लिया, हमने ऑक्सीजन का प्रयोग कर लिया, ऑक्सीजन का प्रयोग करने से अब हमारे शरीर के अंदर क्या कम होगी बेटा, बताओ क्या कम होगी, बताओ, हमने खाना खाया या पचाया, खाना खाने के बाद हमारे अंदर ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, कम हो गई, खाना खाने के बाद खाना पचा रहे हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है बेटा, किसकी कमी आई, ऑक्सीजन की। तो बोलो बेटा कौन सी गैस बढ़ जाएगी, अब जब ऑक्सीजन की कमी आई ना तो CO2 बढ़ गई, कौन सी बढ़ गई, CO2। अब CO2 का दाब क्या है, अंदर ज्यादा बाहर कम, तो CO2 सीधी बाहर, शोषण मार्ग के होते हुए, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, ये अभी पढ़ा नहीं अपन ने, तो इस कंसेप्ट को आप समझना, पीवी बराबर एनआरटी का संबंध है, ये गैस समीकरण है, तो गैसें इसी सिद्धांत पे काम करती है। अगर आपको, अगर आपका आयतन बढ़ जाता है तो आपका दाब कम हो जाएगा, अगर आपका दाब बढ़ जाता है तो आयतन कम हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और याद रखना, गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही क्या करती है, विसरण करती है। और आपको पता है सर्वाधिक मात्रा में जो विसरण होता है वो गैसों में होता है, फिर द्रवों में होता है, और फिर किसमें होता है, ठोसों में नाम मात्र का विसरण होता है, हल्का सा। हाँ,
अभी आपका कंसेप्ट कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। तो आज वैसे आपने कुछ थोड़ा सा ही लिखा है, फिर भी हम बात करेंगे अब आपको एक क्वेश्चन से करेंगे इसको, है ना। अब आपको क्वेश्चन से फॉर्म से करेंगे पूरा कि ये किस प्रकार से हम शोषण को पढ़ेंगे। तो देखना, शोषण सभी जानते हो आप लोग, आप खुद करके देख लोगे आपको याद हो जाएगा। देखो शोषण कैसे होता है। पहली बात तो हम बोलते हैं शोषण को सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। कुछ लोग राहत की सांस लेना भी बोलते हैं। राहत की सांस भी लेते हैं हम कभी कभी, जब भगे दौड़ जाते हैं, चुपचाप आराम से बैठते हैं। कभी कुछ काम करते हैं तो थक जाती है कोशिकाएं बेचारी, कहाँ तक काम कर, है ना। फिर हम राहत की सांस लेते हैं, बैठ जाते हैं चुपचाप, लंबी सांस, है ना, इस तरीके से। तो जितनी गैस हम लेंगे उतनी छोड़ेंगे। चलो क्वेश्चन लिखिए आप लोग फटाफट एक। श्वसन की क्रिया विधि को, क्वेश्चन लिखना, श्वसन की क्रिया विधि को, क्रिया विधि को निम्न चरणों में समझाइए। श्वसन की क्रियाविधि को निम्न चरणों में समझाइए। श्वसन की क्रियाविधि को निम्न चरणों में समझाइए। निम्न चरणों में समझाइए। पहला चरण, पहला कौन सा चरण है, आप चरण याद रखना, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन। और दूसरा निशोषण, अंतःश्वसन और निशोषण। हिंदी में कंफ्यूज होते हो तो लिख लेना इनको, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इस प्रकार से इनको हमको पढ़ना है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। यहां से हमारा पाठ शुरू होता है, मुख्यतः मेन चीज यही है। इसके बाद आपने 10th में पढ़ लिया होगा, लेकिन गैसों का कैसे आदान प्रदान होता है उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो वो आप पढ़ोगे इसमें। तो इन 2 चरणों में समझाना है। कैसे समझोगे, पहले हम आपको बात कर लेते हैं उसके बारे में। पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, आंसर डालना और आंसर में लिखना श्वसन, या बोलते हैं ब्रीथिंग, श्वसन या ब्रीदिंग, श्वसन या ब्रीदिंग, इसकी परिभाषा लिखेंगे। श्वसन या ब्रीदिंग, श्वसन या ब्रीदिंग, श्वसन या ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी, श्वसन या ब्रीदिंग। देखिए बेटा, श्वसन या ब्रीदिंग में क्या है, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। हमको सांस लेते हैं वही हमारा, और सांस को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, वही है। तो परिभाषा लिखना, वायुमंडल से, वायुमंडल से शुद्ध वायु को, वायुमंडल से शुद्ध वायु को, वायुमंडल से शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने, वायुमंडल से शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने, वायुमंडल से शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने, तथा अशुद्ध वायु को, तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने, तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने, अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन, ब्रीथिंग, या ऐसे भी लिख लो, या संवातन कहते हैं। श्वसन, ब्रीथिंग या संवातन कहते हैं। श्वसन, ब्रीथिंग या संवातन कहते हैं। श्वसन, ब्रीथिंग या संवातन कहते हैं। अब बेटा ये कितने तरह का है, दो।
यह दो प्रकार का होता है, ये नाम लिख लो, यह दो प्रकार का होता है, ये नाम लिख लीजिए, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता, नाम लिख लीजिए दोनों यहां से, अंतःशोषण, निःशोषण। इसको अथवा करके भी लिखना, उच्छ्वसन भी बोलते इसको, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। तो नीचा टेबल खाली कर देंगे, वो डेली लोगों का क्या बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया। चलो भाई आगे देखते हैं अपन, इसके प्रकार लिख लिया तो पहला नंबर डाल लीजिए आप, अंतःशोषण या इंस्पायरेशन, अंतःशोषण या इंस्पायरेशन ये डाल दीजिए पहला वाला पॉइंट। ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि इस क्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस क्रिया के अंतर्गत हमारे पास ये होता है कि बाहर जो वायुमंडल है वहां से हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं और हमारी कुपिका क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब इस क्रिया में क्या क्या प्रोसेस होती है, इस क्रिया में ये प्रोसेस होती है कि बाहर क्या है, ये वायुमंडलीय दाब, बाहर हमारा वायुमंडल है, यहाँ का प्रेशर और हमारे ये होते हैं लंग्स, यहाँ याद रखना, ये हमारे लंग्स या फिर हमारे फेफड़े बोल दो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर से वायु अंदर आएगी, कब आएगी, जब यहाँ पर क्या होगा, वायु दाब ज्यादा होगा, और यहाँ पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। बात को समझे नहीं समझे, वायुमंडल से वायु फेफड़ों में कब आएगी, जब बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, और अंदर का वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, तब जाके बाहर से वायु अंदर आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो वायु दाब है, अब यहाँ पर हमको आयतन को क्या करना पड़ेगा, दाब बाहर है तो इस यहाँ पे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ते यहाँ का आयतन घटेगा, ये आपको याद रखना। अब बाहर का वायु दाब ज्यादा है तो बाहर का आयतन कम है, दोनों उल्टा एक दूसरे के काम कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास क्या है कि इस क्रिया के अंतर्गत वायुमंडलीय वायु को क्या किया जाता है, फेफड़ों में भरा जाता है। पहली चीज याद रखो, और कोई भी दिमाग में बात याद मत रखो, ये बात याद रखो आप कि वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में भरा जाता है। क्या कहते हैं इस क्रिया को, इस क्रिया को कहते हैं हम अंतःशोषण, अंतः अंदर सांस लेना, अंतःशोषण, इंस्पायरेशन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये कब होगा, ये जब होगा जब फेफड़ों का वायुमंडलीय दाब है वो, फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात ये कब होता है, जब वायुमंडल का दाब ज्यादा होता है और फेफड़ों का दाब कम होता है। दोनों दो बातें याद होगी ना आपको।
अरे होगी ना दोनों बातें यार। बाहर का दाब ज्यादा है, अंदर का दाब कम है, उस समय क्या होगा? उस समय होगा आपका उच्छ्वसन, सॉरी उस समय होगा आपका अंतर शोषण, अंदर हवा आ गई। लेकिन ये अंदर हवा आई ना, ये क्यों आई? आपको पता है ना कि हमारा जो फेफड़ा होता है कुछ इस तरह से होता है। आगे की तरफ मैंने बताया था आपको इस तरह से, बेटा यहाँ पर होता है क्या? स्टर्नम। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ स्टर्नम होता है और पीछे हमारे पास क्या होता है? पीछे होता है हमारे पास कशेरुकदंड। पीछे क्या होता है हमारे पास? कशेरुकदंड। इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? यह है हमारा कशेरुकदंड, यह है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम जानते हो ना? स्टर्नम, स्टर्नम समझते हो ना? देखना समझना स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में, ये सामने से यहां से लेकर यहां तक एक अस्थि होती है, उसको बोला जाता है स्टर्नम। उसको क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है, ठीक है। उस ड्रॉ में भी जो छोटे छोटे आप तो पढ़ेंगे डाटा क्लास में लगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। मैं पसलियां बना रहा हूं यहाँ पे, देखना ये इस तरह से, ये देखना यहाँ पे, ये पसलियां बेटा, ये पसलियां बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इनको। ठीक है बेटा, ये हमारी बीच बीच में क्या है? पसलियां हैं, इनको हम पसलियां बोलेंगे, पसलियां। ये है पसलियां। अब बेटा इन पसलियों के बीच बीच में क्या होती है? कुछ मसल्स होती है। उनको आप देखना कौन कौन सी मसल्स होती है, यहाँ पर इस तरह से देखना। इनके बीच बीच में क्या होती है? कुछ मसल्स होती है। ये दो प्रकार की होती है, इनको कहते हैं बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। क्या कहते हैं? बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। इसके अलावा इसमें क्या होती है? इसके अलावा इन्हीं पसलियों के अंदर होती है और पेशियां, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं हम आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां। आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां। क्लियर है बात? अरे है कि नहीं है? पहले याद रखो क्या चीजें काम आने वाली है। यहाँ पर होता है बेटा हमारा डायफ्राम, यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है नीचे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है इसका? डायफ्राम। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट पे है स्टर्नम। अब आप एक चीज महसूस करके देखना, मैं कहूँ वैसे करना। अब आप लोग है ना लंबी सांस लेना। क्या करना? लंबी सांस लेके चेक करो, और यहाँ है ना इस उंगली को स्टर्नम पे रखो, ये बीच वाली जगह है ना, जहाँ गड्ढा सा है पेट में, उस गड्ढे के थोड़ा ऊपर स्टर्नम है ना, इस जगह पे यहाँ पे हाथ रखना और लंबी सांस लो। आप क्या होता है बताओ? ऐसे लंबी सांस लेके देखोगे तो कुछ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखना। आप देखो, मैं भी लंबी सांस लूंगा तो मेरा शरीर आगे बढ़ रहा है, मेरा शरीर आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है? पसलियां आगे बढ़ रही है, अर्थात पसलियां देखना ऊपर उठ रही है, ऐसे पसलियां ऊपर उठ रही है। और स्थिति क्या है हमारे पास? जो हमारा स्टर्नम है वो स्टर्नम भी ऊपर जा रहा है। ये स्थिति याद रखना। तो दो तीन चीजें याद रखना। जब हम अंतर शोषण करते हैं तो हमारा स्टर्नम क्या होता है? हमारा स्टर्नम ऊपर अग्र दिशा में खिसक जाता है। तो ये स्टर्नम कहाँ जाएगा? हमारा स्टर्नम जाएगा ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे अंदर क्या थी बेटा? अभी सिर्फ इसको याद रखो, ये बाह्य अंतरा परशु पेशियां क्या होती है? ये हमारी पसलियों के चारों तरफ होती है। ये पसलियों को संकुचित करती है। ध्यान देना, ये पसलियों को क्या करती है? संकुचित करती है, अर्थात दबाव डालती है,
जिससे हमारी पसलियां अंदर हवा जाती है। अंदर हवा जाएगी तो देखना आपका पेट, आप सोचना कि अंदर हवा जाएगी तो पेट फूलेगा, लेकिन आपका एक भ्रम है। अंदर हवा जाती है तो पेट नहीं फूलता है, आपका पेट चपटा होगा। देखो प्रयास करके, देखो चेक करके बताओ। सांस लेके देखो, आपके पेट पे हाथ रखो और सांस लेके देखो कि आपका पेट हवा बढ़ने की वजह से ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। बताओ बताओ, सब टाइप करके बताओ, क्योंकि आपको मजा आएगा। देखो आज हमने शुरुआत की, टाइम पे हो जाएगा, फिर कल से फिर करेंगे। बताए आप लोग क्या होता है? अगर आप सांस लेते हो तो पेट दबता है कि ऊपर उठता है? बताइए क्या हुआ? बताइए, मैं भी खुद देख रहा हूँ चेक कर करके। पेट दबता है, ठीक है, आपका पेट दब रहा है। मतलब दब क्यों रहा है बेटा? कि ये पेट हमारा है ना डायफ्राम से कनेक्टेड है। अब डायफ्राम ऊपर उठ रहा है। डायफ्राम क्या कर रहा है? जैसे हम सांस लेंगे तो डायफ्राम ऊपर उठेगा और ये हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देगा। हमारी वक्ष गुहा के आयतन को, ये गुंबदाकार हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। वक्ष गुहा के आयतन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा ये, ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा? हवा को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, भर लेगा। अब ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम चपटा। देखो क्या क्या होगा? पसलियां कहाँ जाएगी? पसलियां जाएगी ऊपर, स्टर्नम जाएगा ऊपर, और डायफ्राम जाएगा कैसा? डायफ्राम नीचे हो जाएगा। पसलियां बाहर की तरफ ऊपर जाएगी और डायफ्राम चपटा हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। याद रखना, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाएगा। जैसे ये डायफ्राम ऐसे होगा ना, इस तरह से, तो ये डायफ्राम चपटा हो जाएगा। चपटा हो गया इस तरह का तो फैल जाएगा और हमारे वक्ष गुहा का जो आयतन है ना उसको बढ़ा देगा। क्या क्या हुआ है देखो। सबसे पहला काम, हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस लेने का कारण क्या है? कि बेटा यहाँ पर क्या होगा? कशेरुक से जुड़ी हुई पसलियां जो है उनसे जुड़ी हुई है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है, जिससे हमारी स्टर्नम और हमारी पसलियां आगे ऊपर खिसकती है। और क्या होता है? और हमारा डायफ्राम उदर गुहा की तरफ नीचे चपटा होके खिसक जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। जब बेटा याद है ना आपको कि जब आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो क्या कम हो जाता है? दाब कम हो जाता है। जब हमारे दाब कम हो गया ना अंदर, तो बोलो हवा कहां से आएगी? बाहर से अंदर प्रवेश करेगी। फिर से समझिए, क्या हुआ? हमारी अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन हुआ। इन्होंने क्या किया? पसलियों को बाहर किया, स्टर्नम को ऊपर किया, डायफ्राम को चपटा किया। इस स्थिति में हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो मैंने आदर्श गैस समीकरण बताइए, पीवी बराबर एनआरटी या पी बराबर 1/v। इसका मतलब है कि हमारे आयतन बढ़ रहा है तो यहाँ क्या घट जाएगा? दाब घट जाएगा। जब दाब घट जाएगा ना तो बाहर की वायु तेजी से अंदर आएगी। ये स्थिति है हमारी कौन सी? ये स्थिति है हमारी अंतर शोषण की। तो बताओ किसको समझ में नहीं आई बात? बताओ एक बार, बताओ किसको ये बात समझ में नहीं है? बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या ऊपर उठता है, क्या क्या? जल्दी बताइए, समझ में आई कि नहीं ये बात? बताइए मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। है ना? तो ये स्थिति हो गई। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां अब काम आएगी। नहीं, इनका कोई काम नहीं है अभी, इनका कोई भी काम नहीं है। याद रखना कि जो अब अब क्या होगा? उच्छ्वसन होगा ना, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये होगा कि हमारी ये जो जो काम अभी हुआ था ना, वो काम ठंडा पड़ जाएगा। मतलब यहाँ वायु आ गई, वायु आने से अब क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पर अंदर हवा भर गई तो आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है। अब हमारी कोशिकाओं में क्या होगा?
हमारी कोशिकाओं पे भी जाएंगे अपन अभी। अब यहाँ से क्या हुआ कि जैसे इसके अंदर वायु आ गई, इसमें से हमने क्या निकाल ली बताओ बेटा? इसमें से हमने निकाल ली है ऑक्सीजन। फेफड़ों के अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है ना, ध्यान देना, फेफड़ों के अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है ना बेटा, अंदर आए कुपिकाओं में गई, वहां से हमने क्या निकाल लिया रे भाई? हमने ऑक्सीजन को निकाल लिया ना। जब ऑक्सीजन को निकाल लिया तो बेटा अब यहाँ क्या होगा? यहाँ आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ? जितनी गैस अंदर आई थी क्या उतनी है? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब यहाँ आयतन क्या हो जाएगा तो दाब कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब यहाँ आयतन कम हुआ तो दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा यहाँ, वहां होगा कम, तो यहाँ से हवा ऊपर। इस तरह की स्थिति होती है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल से कल लिखेंगे अपन तो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया तो बिल्कुल शीतलन होता है। लेकिन कभी कभी हम व्यायाम करते हैं, कभी कभी हम व्यायाम करते हैं तो फिर यहाँ पर ये पेशियां भी काम करती है। इनके बारे में हम कल बात करेंगे, तो कल की क्लास मिस मत करना आप लोग, ठीक है ना? आज मैंने थोड़ा सा यूट्यूब के लिए किया था, वैसे कोशिश करेंगे अगर सक्सेस रहता है प्लान तो आप लोग भी मेरे चैनल को अपने घर में 2-4 मोबाइल हो तो सब्सक्राइब कर दो। धीरे धीरे अगर 1000 हो जाएंगे तो फिर आप लोग लाइव आ जाओगे, तो उसमें फिर कटेगा नहीं, वीडियो चिपक जाएगी, उसमें चिपकता नहीं है। अभी मैंने तो सॉफ्टवेयर से किया है, थोड़ी दिक्कत आएगी। कोशिश करना इतनी सी है, आप लोग करना कोशिश, ठीक है ना? कोशिश करना आसपास हो तो, है ना? बढ़िया रह जाएगा। देखो अगर होगा कोशिश तो मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? जो कोई जल्दबाजी नहीं हमारे लिए, बस जितनी भी चीजें पढ़ो बेटा बस वो ढंग से पढ़ो बस, ठीक है ना?